सभी सबूतों के आधार पर अदालत भैरव सिंह को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाती है। हिम्मत कर सुमन, ऊपर जाना ही होगा। हे भगवान, मेरे पैर क्यों नहीं उठ रहे? कहाँ जा रही है? ए बीवी, रुक वहीं। जी रिपोर्ट लिखवानी है, मेरा पर्स चोरी हो गया है साहब। जान का साहब, आओ आओ आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी सुमन साहब, मेरा पर्स चोरी हो गया है मेन बाजार में। उसमें मेरे 5,000 रुपए थे। अरे, रोती क्यों हो सुमन जी? पर्स चोरी हुआ है ना, मिल जाएगा। रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। हाँ? देखो सुमन, सरकारी काम में कागज लगता है, स्याही लगती है और मेहनत लगती है। साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, जो थे वो पर्स में चले गए। कसम से साहब, एक फूटी कौड़ी नहीं बची। भैरव सिंह ने एक भद्दी हंसी हंसी। पैसे नहीं हैं? अरे तो क्या हुआ, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी खूबसूरती दी है, पैसे की क्या जरूरत है। आज की रात यहीं थाने में रुक जाओ, मेरे गेस्ट रूम में। सुबह तक तुम्हारा पर्स भी मिल जाएगा और चोर भी, और हाँ, रिपोर्ट भी लिख जाएगी। सुमन सन्न रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक रक्षक, एक वर्दीधारी पुलिस वाला ऐसी बात कर रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मुझे जाने दीजिए, मुझे रिपोर्ट नहीं लिखवानी। सुमन पलटी और बाहर जाने लगी। रुको! भैरव सिंह की आवाज शेर की दहाड़ की तरह गूंजी। कहां जा रही है? थाने में अपनी मर्जी से आ तो सकती हो, पर जा नहीं सकती। चोरी का झूठा नाटक करती है। मुझे शक है कि तू कोई गिरोह की सदस्य है। चोरी की रिपोर्ट लिखाने के बहाने रेकी करने आई है। इससे पहले कि सुमन कुछ समझ पाती, भैरव सिंह ने ताली बजाई। 2 महिला सिपाही, जो भैरव सिंह की गुलाम बन चुकी थीं, अंदर आईं। इस औरत को हवालात में डालो, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस को गुमराह करने का चार्ज लगाओ, भैरव सिंह ने आदेश दिया। नहीं साहब, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। सुमन चिल्लाई, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उसे घसीटते हुए ले जाया गया और अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। यह रामपुर थाने की रोज की कहानी थी। न जाने कितनी सुमन, कितनी राधा, कितनी रजिया इस हवस के पुजारी का शिकार बन चुकी थी। जो समझौता कर लेती वो अस्मत लुटाकर घर जाती, और जो मना करती वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ती। पूरे शहर में यह बात सबको पता थी, लेकिन भैरव सिंह की पहुंच ऊपर तक थी, इसलिए कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। थाने में एक ऐसा शख्स भी था जिसका जमीर अभी पूरी तरह नहीं मरा था। वो था इंस्पेक्टर विक्रम। विक्रम एक ईमानदार नौजवान सब इंस्पेक्टर था। उसकी नई नई पोस्टिंग रामपुर में हुई थी। पिछले 2 महीनों से वह यह सब देख रहा था। उसका खून खौलता था, मुट्ठियां भिंच जाती थीं, लेकिन वह मजबूर था। भैरव सिंह उसका सीनियर था और सिस्टम का हिस्सा। विक्रम ने कई बार कोशिश की थी कि वह आला अधिकारियों को खत लिखे, लेकिन उसे पता था कि भैरव सिंह के खबरी हर जगह हैं। अगर उसने बिना पक्के सबूत के कुछ किया तो शायद उसकी ही नौकरी चली जाएगी या उसका ट्रांसफर किसी बीहड़ में कर दिया जाएगा। उस रात जब सुमन की चीखें हवालात से आ रही थीं, विक्रम थाने के बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसके अंदर की आग को बुझा नहीं पा रही थी। बहुत हो गया, विक्रम ने बुदबुदाते हुए सिगरेट जमीन पर फेंककर उसे जूते से मसल दिया। अब और नहीं, अगर सिस्टम सड़ा हुआ है तो उस सड़न को साफ करने के लिए तेजाब की जरूरत है, और वह तेजाब इस जिले में आ चुका है। विक्रम का इशारा जिले की नई डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अंजलि सिंघानिया की तरफ था। अंजलि सिंघानिया के बारे में उसने बहुत सुना था। वह 2018 बैच की आईएएस अधिकारी थी, सख्त, निडर और बेबाक। उनकी छवि लेडी सिंघम जैसी थी। अभी उन्हें जिले में आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। लोग कहते थे कि वह फाइलों से ज्यादा जमीन पर काम करने में विश्वास रखती हैं। विक्रम जानता था कि यह जोखिम भरा है। अगर भैरव सिंह को पता चला कि वह डीएम मैडम के पास गया है
तो शायद उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन हवालात से आती सुमन की सिसकियां उसे सोने नहीं दे रही थीं। उसने फैसला कर लिया था। अगले दिन की सुबह विक्रम अपनी ड्यूटी के बाद वर्दी बदलकर सादे कपड़ों में निकला। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और सीधे डीएम आवास की तरफ न जाकर कलेक्ट्रेट ऑफिस के पिछले दरवाजे की तरफ गया। उसने पहले ही डीएम मैडम के पीए से एक गुप्त मीटिंग का समय मांग लिया था, यह कहकर कि उसके पास जिले की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद संवेदनशील जानकारी है। कलेक्ट्रेट ऑफिस में चहल पहल थी। विक्रम अपना चेहरा थोड़ा छिपाते हुए कॉरिडोर से गुजरा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह उसके करियर का सबसे बड़ा जुआ था। जब वह डीएम के चैम्बर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि अंजलि सिंघानिया फाइलों के ढेर के बीच बैठी थीं। चेहरे पर गंभीरता और आंखों में एक ऐसी चमक जो सामने वाले के मन की बात पढ़ ले। जय हिंद मैडम, विक्रम ने अंदर घुसते ही आदत के अनुसार सैल्यूट किया। फिर याद आया कि वह सादे कपड़ों में है। अंजलि ने सिर उठाया और चश्मा उतारकर मेज पर रखा। बैठिए इंस्पेक्टर विक्रम, मेरे पीए ने बताया कि आप कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं जो आधिकारिक चैनल से नहीं आ सकती थी। कहिए, क्या बात है? विक्रम कुर्सी पर नहीं बैठा, वह खड़ा रहा। उसके गले में शब्द अटक रहे थे। मैडम, मैं अपनी वर्दी की कसम खाकर यहां आया हूं। मैं एक पुलिस वाला हूं, लेकिन आज मुझे पुलिस वाला होने पर शर्म आ रही है। विक्रम की आवाज भारी थी। अंजलि ने अपनी कुर्सी सीधी की। उसने विक्रम की आंखों में देखा और समझ गई कि मामला गंभीर है। खुलकर बात कीजिए इंस्पेक्टर। इस कमरे की बातें इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। आप सुरक्षित हैं। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। उसने भैरव सिंह की पूरी काली किताब खोलकर रख दी। उसने बताया कि कैसे भैरव सिंह रिपोर्ट लिखने के नाम पर औरतों से पैसे ऐंठता है, कैसे वह गरीब और लाचार महिलाओं के सामने रेट तय करता है, कैसे वह उन्हें रात बिताने के प्रस्ताव देता है और मना करने पर उन्हें झूठे केसों में जेल भेज देता है। उसने सुमन की कहानी बताई। उसने पिछली रात की घटना बताई। मैडम, वह थाना नहीं, वैश्यालय बन चुका है। वहां कानून का राज नहीं, रावण का राज है। औरतों को वहां जाने से डर लगता है। अगर कोई महिला रेप की रिपोर्ट लिखाने भी आती है तो भैरव सिंह उसे ही दूसरी बार शिकार बनाने की कोशिश करता है। विक्रम बोलते बोलते भावुक हो गया। मैडम, मेरे पास सबूत के तौर पर यह पेन ड्राइव है। मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान छिपकर कुछ सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग निकाली है। विक्रम ने एक छोटी सी पेन ड्राइव मेज पर रख दी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ एसी की हम्म की आवाज आ रही थी। अंजलि सिंघानिया का चेहरा तमतमा उठा था। उसने पेन ड्राइव उठाई और उसे मुट्ठी में भींच लिया। एक आईएएस अधिकारी होने के नाते उसने भ्रष्टाचार की कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन वर्दी की आड़ में ऐसी दरिंदगी की कहानी ने उसकी रूह को झकझोर दिया था। एक औरत होने के नाते उसका खून खौल रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम, अंजलि ने बेहद शांत लेकिन बर्फीली आवाज में कहा। यह तूफान से पहले की शांति थी। क्या आप गवाही देंगे? मैडम, मैं गवाही भी दूंगा और वर्दी भी उतारने को तैयार हूं अगर सच साबित न कर पाया, लेकिन उस राक्षस का अंत जरूरी है। अंजलि अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। वह खिड़की के पास गई और बाहर शहर को देखने लगी। सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा विक्रम, अंजलि ने धीरे से कहा। अगर मैंने उसे सस्पेंड किया तो वह कोर्ट जाएगा, स्टे ले आएगा और फिर किसी और थाने में यही सब करेगा। सिस्टम का फायदा उठाना ऐसे लोग बखूबी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे मैडम? विक्रम ने पूछा। अंजलि मुड़ी। उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। उसे दुनिया के सामने बेनकाब करना होगा। उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी पुलिस वाला किसी महिला की तरफ गंदी नजर उठाने से पहले 100 बार सोचे। मैं टीम तैयार करता हूं मैडम, हम रेड मारेंगे, विक्रम ने जोश में कहा। नहीं, अंजलि ने हाथ उठाया। रेड मारने पर वह सतर्क हो जाएगा, सबूत मिटा देगा, औरतों को डरा धमकाकर चुप करा देगा। हमें उसे उसके ही खेल में हराना होगा। अंजलि वापस अपनी मेज पर आई और इंटरकॉम का बटन दबाया। मेरे कल के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करो और ड्राइवर से कहो गाड़ी तैयार रखे, लेकिन सरकारी नहीं, प्राइवेट गाड़ी। फिर उन्होंने विक्रम की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक योजना तैर रही थी। इंस्पेक्टर, क्या भैरव सिंह ने मुझे कभी देखा है? नहीं मैडम, आप अभी नई आई हैं और अब तक कोई भी आधिकारिक मीटिंग थानेदारों के साथ नहीं हुई है। उसने सिर्फ फोटो देखी होगी, वह भी अखबार में धुंधली सी, और वैसे भी वह अपने घमंड में इतना चूर रहता है कि उसे अपने आगे कोई दिखाई नहीं देता, विक्रम ने जवाब दिया। बढ़िया,
अंजलि के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। तो फिर ठीक है, कल भैरव सिंह को एक नया शिकार मिलेगा, लेकिन इस बार वह शिकार उसके गले की फांस बनेगा। रामपुर के डीएम बंगले में आज सुबह की हलचल रोज से अलग थी। आमतौर पर इस समय तक फरियादियों की भीड़ गेट पर जमा हो जाती थी और सायरन वाली गाड़ियां दौड़ने लगती थीं। लेकिन आज डीएम अंजलि सिंघानिया ने अपने सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था। उन्होंने अपने स्टाफ को सख्त निर्देश दिया था कि आज मैडम की तबीयत नासाज है और वह किसी से नहीं मिलेंगी। लेकिन बंगले के अंदर अंजलि आईने के सामने खड़ी थी। वह एक ऐसे मिशन की तैयारी कर रही थी जिसे किसी आईएएस अकादमी में नहीं सिखाया जाता। यह मिशन फाइलों का नहीं, जमीर का था। अंजलि ने अपनी अलमारी से एक साधारण सी सूती साड़ी निकाली। रंग गहरा लाल था, किनारों पर हल्का गोटा लगा हुआ, बिल्कुल वैसी जैसी एक मध्यम वर्गीय गृहिणी पहनती है। उन्होंने अपनी कलाई से वह महंगी घड़ी उतारी जो उन्हें मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान मिली थी और उसकी जगह कांच की सस्ती हरी और लाल चूड़ियां पहन ली। बालों का जूड़ा बनाया और मांग में गहरा सिंदूर भरा। गले में एक काला धागा और पैरों में साधारण चप्पल। तैयार होने के बाद जब अंजलि ने खुद को आईने में देखा तो उन्हें खुद पर यकीन नहीं हुआ। वह कड़क आईएएस ऑफिसर गायब हो चुकी थी। सामने खड़ी थी एक डरी हुई, सहमी हुई, लाचार भारतीय नारी। उनके कानों में एक छोटा सा अदृश्य ईयरपीस लगा हुआ था जो उनके बालों के नीचे छिपा था। उनके ब्लाउज के अंदर एक माइक्रो कैमरा फिट किया गया था जिसका लेंस एक बटन जैसा दिखता था। यह टेक्नोलॉजी इंस्पेक्टर विक्रम ने उन्हें मुहैया कराई थी। विक्रम, आवाज आ रही है? अंजलि ने धीरे से फुसफुसाया। ईयरपीस में इंस्पेक्टर विक्रम की तनावपूर्ण आवाज आई। जी मैडम। आवाज बिल्कुल साफ है, वीडियो फीड भी क्लियर है। हमारी टीम थाने से 200 मीटर दूर एक टेम्पो में सिविल ड्रेस में तैनात है। जैसे ही आप कोड वर्ड बोलेंगी हम 30 सेकंड में अंदर होंगे। कोड याद है ना मैडम? हाँ, फोर्स इन, अंजलि ने दोहराया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैं निकल रही हूं। अंजलि अपनी निजी ऑडी कार या सरकारी जिप्सी में नहीं बैठी। वह बंगले के पिछले गेट से निकली और सड़क पर आकर एक ऑटो रिक्शा रोका। भैया, बड़ा थाना चलो, अंजलि ने कहा। ऑटो वाले ने पीछे मुड़कर देखा। मैडम, थाने क्यों जा रही हो? वहां का माहौल ठीक नहीं है। कोई साथ नहीं है क्या? अंजलि के दिल में एक टीस उठी। एक आम ऑटो वाला भी जानता था कि थाना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने अपनी भूमिका पकड़ते हुए आंखों में आंसू लाकर कहा, मजबूरी है भैया, पति ने घर से निकाल दिया है, अब पुलिस ही सहारा है। ऑटो वाला चुप हो गया और उसने मीटर डाउन कर दिया। रास्ते भर अंजलि शहर को देखती रही। यह वही शहर था जिसकी वह मालिक थी, लेकिन आज वह इसे एक पीड़ित की नजरों से देख रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि वर्दी और लाल बत्ती के बिना एक आम इंसान कितना असुरक्षित महसूस करता है। करीब 20 मिनट बाद ऑटो थाने के बाहर रुका। अंजलि ने पर्स से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकालकर ऑटो वाले को दिए। ऑटो वाला चला गया, लेकिन जाते जाते सहानुभूति से अंजलि को देख गया। अंजलि थाने के गेट पर खड़ी हो गई। वहीं ऊंची दीवारें, वही खाकी वर्दी पहने संतरी। उन्होंने अपने दिल की धड़कनों को काबू किया। डरना उनका नाटक था, हकीकत नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने थाने की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उन्हें उन सैकड़ों औरतों का दर्द महसूस हुआ जो सच में डरते हुए यहां आई होंगी। गेट पर खड़े हवलदार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी नजरें गंदी थीं। कहां जा रही हो? हवलदार ने टोका। साहब अभी बिजी हैं। अंजलि ने हाथ जोड़ लिए, अपनी आवाज को थोड़ा कांपते हुए बनाया। हवलदार साहब, बहुत मुसीबत में हूं। मेरे पति ने मुझे पीटा है और घर से निकाल दिया है। मेरे जेवर भी छीन लिए। मुझे बड़े साहब से मिलकर रिपोर्ट लिखवानी है। हवलदार ने अंजलि के चेहरे को देखा, फिर उसकी नजर उनकी छाती और कमर पर रेंगने लगी। उसने खैनी रगड़ते हुए कहा, अच्छा, घरेलू हिंसा? बड़ी सुंदर हो तुम तो। पति पागल है क्या? जाओ, अंदर जाओ। इंचार्ज साहब आज खुश हैं, शायद तुम्हारी सुन लें। अंजलि अंदर बढ़ी। थाने का दृश्य किसी मछली बाजार जैसा था। एक कोने में 2 सिपाही ताश खेल रहे थे। एक तरफ एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा रो रहा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और हवा में बांसी खाने और बीड़ी के धुएं की गंध थी। अंजलि की नजरें सीधे भैरव सिंह के केबिन को तलाश रही थीं। केबिन का दरवाजा खुला था। भैरव सिंह अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर झूल रहा था और सामने बैठा मुंशी उसे कुछ फाइलें दिखा रहा था। अंजलि धीरे धीरे केबिन के दरवाजे तक पहुंची।
साहब, अंजलि ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा। भैरव सिंह ने फाइल से नजर नहीं हटाई। क्या है? बाहर मुंशी से बात करो। साहब, मुंशी जी ने ही आपके पास भेजा है। मेरी कोई नहीं सुन रहा, अंजलि ने सिसकते हुए कहा। आवाज में जो दर्द और लचक थी उसने भैरव सिंह का ध्यान खींच लिया। उसने सर उठाया। जैसे ही उसकी नजर अंजलि पर पड़ी, वह एक पल के लिए ठिठक गया। लाल साड़ी में लिपटी, बिखरे बाल और रोती हुई एक खूबसूरत औरत। भैरव सिंह की आंखों में वही शिपन जाग उठा। उसने मुंशी को हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। वह कुर्सी पर थोड़ा आगे झुका। आओ, अंदर आओ। क्या नाम है? जी, अंजलि। उसने अपना असली नाम बताया, क्योंकि उसे पता था कि सरनेम के बिना वह उसे नहीं पहचान पाएगा। अंजलि? नाम तो बहुत प्यारा है। भैरव सिंह ने होंठों पर जीभ फेरी। क्या तकलीफ है अंजलि जी? अंजलि ने अपना नाटक शुरू किया। साहब, मेरे पति शराब पीते हैं। कल रात उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे सारे गहने छीन लिए और मुझे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। मैं पूरी रात सड़क पर बैठी रही। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है साहब, मेरे मायके वाले भी नहीं हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। भैरव सिंह ने मुंशी की तरफ देखा और आंख मारी। मुंशी समझ गया और फाइल समेटकर बाहर चला गया। उसने बाहर जाते ही दरवाजा अध खुला छोड़ दिया। अब कमरे में सिर्फ अंजलि और भैरव सिंह थे, और बाहर वैन में बैठा विक्रम और उसकी टीम हर एक शब्द सुन रही थी। विक्रम की मुट्ठियां भींच गई थीं। उसे डर था कि कहीं भैरव सिंह कोई हरकत न कर दे। देखो अंजलि, भैरव सिंह ने अपनी कुर्सी छोड़ी और मेज के किनारे आकर बैठ गया, अंजलि के काफी करीब। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। पति तो तुम्हारा जानवर है, तुम्हें तो किसी रानी की तरह रखना चाहिए। जी साहब, आप रिपोर्ट लिख लीजिए, मैं उसे सजा दिलाना चाहती हूं। अंजलि ने पल्लू से अपनी सूखी आंखें पोंछी। अरे, रिपोर्ट तो लिख जाएगी। भैरव सिंह ने अंजलि के हाथ के पास अपना हाथ रखा। अंजलि ने जानबूझकर अपना हाथ नहीं हटाया। वह देखना चाहती थी कि यह किस हद तक जाता है, लेकिन कानूनन कार्रवाई में वक्त लगता है। मेडिकल कराना पड़ेगा, गवाह लाने पड़ेंगे। तुम्हारे पास रहने की जगह है? नहीं साहब, मैं बेघर हूं, अंजलि ने कहा। भैरव सिंह की बाँछें खिल गईं। शिकार खुद जाल में फंसा था। तो फिर फिक्र मत करो, तुम आज यहीं थाने में रुको। पीछे हमारा रेस्ट रूम है, बहुत आरामदायक है। मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करता हूं, और रात में हम सल्ली से तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे। भैरव सिंह ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। तुम्हारे पति को तो मैं देख लूंगा, लेकिन तुम्हें भी तो मुझे खुश करना पड़ेगा ना। अंजलि का खून खौल रहा था, लेकिन चेहरा शांत था। बाहर विक्रम के कान में ये आवाज गूंजी, तुम्हें भी तो मुझे खुश करना पड़ेगा। विक्रम ने अपने साथियों को इशारा किया। टीम अलर्ट मोड पर आ गई। अंजलि ने भोलेपन से पूछा, खुश? मतलब साहब, मैं तो गरीब हूं, पैसे नहीं है मेरे पास। भैरव सिंह अपनी जगह से खड़ा हो गया और अंजलि के सामने आकर खड़ा हो गया। वह इतना करीब था कि उसकी सांसें अंजलि महसूस कर सकती थीं। पैसे कौन मांग रहा है पगली? भैरव सिंह ने अपना हाथ अंजलि के गाल की तरफ बढ़ाया। इतनी सुंदर काया है, पैसे की क्या जरूरत? बस एक रात की बात है, मेरी बात मान जाओ। कल सुबह तुम्हारा पति जेल में होगा और तुम्हारे पास तुम्हारे गहने वापस होंगे। इसे समझौता समझो। अंजलि एक कदम पीछे हटी। साहब, आप पुलिस वाले हैं, आप रक्षक हैं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए। जाने दूं? भैरव सिंह का चेहरा बदल गया। अब वह मीठा नहीं, खूंखार लग रहा था। उसने आगे बढ़कर अंजलि की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। इस थाने में आना आसान है गुड़िया, जाना मेरी मर्जी से होता है। भैरव सिंह गुर्राया। चिल्लाने की कोशिश मत करना, बाहर मेरे ही आदमी हैं, कोई तुम्हारी चीख नहीं सुनेगा। प्यार से मान जाओ तो रानी बनाकर रखूंगा, वरना जबरदस्ती करने में मुझे और मजा आता है। अंजलि ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए मुझे, मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला, भैरव सिंह हंसा। तेरी रिपोर्ट तो मैं बाद में लिखूंगा, पहले तुझे सबक सिखाना जरूरी है। उसने अंजलि को जोर से अपनी तरफ खींचा। यही वह पल था, सबूत मिल चुका था, नीयत साफ हो चुकी थी। भैरव सिंह ने हद पार कर दी थी। अंजलि ने अब और नाटक नहीं किया। उन्होंने अपनी आंखों से डर को ऐसे झाड़ दिया जैसे धूल झाड़ी जाती है। उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। जिस हाथ को भैरव सिंह ने पकड़ रखा था, उसी हाथ को उन्होंने एक झटके से ऐसे मरोड़ा कि भैरव सिंह की पकड़ ढीली पड़ गई। भैरव सिंह हैरान रह गया। एक साधारण औरत में इतनी ताकत? बस बहुत हुआ भैरव सिंह। अंजलि की आवाज बदल गई।
वह सिसकती हुई फरियादी की आवाज नहीं थी, वह एक आदेश देने वाले अधिकारी की कड़क आवाज थी। भैरव सिंह एक पल के लिए सन्न रह गया। तूने मेरा नाम कैसे लिया? अंजलि ने उसे एक जोरदार धक्का दिया जिससे वह पीछे मेज से टकराया। तेरा नाम तो अब पूरी दुनिया लेगी, लेकिन थूकते हुए, अंजलि ने कहा। भैरव सिंह गुस्से से लाल हो गया। वह झपटा, साली तेरी इतनी हिम्मत! वह अपना हाथ उठाने ही वाला था। अंजलि ने अपने होंठों के पास लगे माइक्रोफोन पर स्पष्ट और तेज आवाज में कहा, विक्रम, फोर्स इन नाउ! विक्रम, फोर्स इन नाउ! यह शब्द थाने की दीवारों में गूंज उठे। उसी पल थाने के बाहर टायरों की चरमराहट सुनाई दी। टेम्पो ट्रेवलर और 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां सायरन बजाते हुए थाने के कंपाउंड में घुस आईं। धड़ 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 भारी बूटों की आवाज गूंजी। इससे पहले कि थाने के संतरी अपनी राइफलें संभाल पाते, कमांडो गियर में पुलिस की एक विशेष टुकड़ी एसओजी ने पूरे थाने को घेर लिया। हैंड्स अप, अपनी जगह पर रहो सब! विक्रम अपनी सर्विस रिवॉल्वर हाथ में लिए चीते की रफ्तार से दौड़ता हुआ अंदर आया और सीधे केबिन के दरवाजे को लात मारकर खोला। भैरव सिंह, हाथ ऊपर! विक्रम ने बंदूक सीधे अपने इंचार्ज के माथे पर तान दी। भैरव सिंह हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक बेसहारा औरत के बुलाने पर इतनी फोर्स कैसे आ गई। वह अंजलि की तरफ मुड़ा। अंजलि ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया। उसने अपने बालों से ईयरपीस निकालकर मेज पर फेंका। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, अंगारे थे। क्या देख रहा है? अंजलि ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। तू औरत को खिलौना समझता था ना? अब देख वही औरत तेरा क्या हाल करती है। भैरव सिंह का गला सूख गया। कौन हो तुम? अंजलि ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंजलि सिंघानिया हूं। यह नाम सुनते ही भैरव सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे आसमान उसके सिर पर गिर पड़ा हो। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, पसीना माथे से टपकने लगा। जिस शिकार को वह दबोचने चला था, वह साक्षात मौत बनकर सामने खड़ी थी। थाने के उस केबिन में, जहां कुछ पल पहले तक दारोगा भैरव सिंह की मनमानी चलती थी, अब मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर से पुलिस फोर्स के बूटों की आवाज और वायरलेस पर चल रही कमांड्स की आवाजें आ रही थीं। भैरव सिंह, जो अपने इलाके का शेर बना फिरता था, अब एक भीगी बिल्ली की तरह कांप रहा था। उसके सामने खद्दी वह औरत, जिसे उसने शिकार समझा था, अब उसके लिए साक्षात काल बन चुकी थी। डीएम मैडम? भैरव सिंह के मुंह से बड़ी मुश्किल से शब्द निकले। उसके घुटने जवाब दे गए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाना शुरू किया। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप... मैडम, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरे बच्चे हैं, रहम कीजिए मैडम। अंजलि ने घृणा से उसकी ओर देखा। उसने अपनी चप्पल से उसका हाथ झटक दिया, जो उसके पैर छूने की कोशिश कर रहा था। रहम? अंजलि की आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि वहां मौजूद हवा भी जम जाए। जब वो गरीब और लाचार औरतें तेरे सामने गिड़गिड़ाती थीं, तब तेरी दया कहां थी? जब सुमन जैसी औरतें अपनी इज्जत की भीख मांगती थीं, तब तेरे बच्चे याद नहीं आए तुझे? अंजलि ने इंस्पेक्टर विक्रम की ओर इशारा किया। इंस्पेक्टर विक्रम? यस मैडम, विक्रम ने एड़ी मिलाते हुए जवाब दिया। इस जानवर के कंधों से यह सितारे नोच लो। यह वर्दी पहनने के लायक नहीं है, अंजलि ने कड़क आदेश दिया। यह किसी भी पुलिस वाले के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी होती है। विक्रम, जो महीनों से इस पल का इंतजार कर रहा था, आगे बढ़ा। उसने पूरी ताकत से भैरव सिंह के कंधे पर लगे स्टार्स नोच लिए। भैरव सिंह रोता रहा, नहीं विक्रम भाई, ऐसा मत करो। लेकिन विक्रम ने न सिर्फ उसके स्टार्स नोचे, बल्कि उसकी बेल्ट, उसकी टोपी और उसका नेम प्लेट भी खींचकर उतार दिया। आज से और अभी से तुम सस्पेंड नहीं, बल्कि बर्खास्त, डिसमिस्ड हो, अंजलि ने घोषणा की। अब तुम एक पुलिस वाले नहीं, बल्कि एक मुजरिम हो। हथकड़ी लगाओ इसे। विक्रम ने अपनी कमर से हथकड़ी निकाली और भैरव सिंह की कलाई में कस दी। वह खटखट की आवाज भैरव सिंह के लिए किसी फांसी के फंदे जैसी थी। अंजलि यहीं नहीं रुकी, वह केबिन से बाहर निकली। पूरा थाना एसओजी कमांडो के कब्जे में था। थाने का सारा स्टाफ, मुंशी, हवलदार और वो 2 महिला सिपाही, सब दीवार की तरफ मुंह करके हाथ ऊपर किए खड़े थे। अंजलि ने उन महिला सिपाहियों की तरफ देखा। वे डर के मारे थर थर कांप रही थीं। शर्म आती है मुझे तुम पर,
अंजलि ने उन महिला सिपाहियों के पास जाकर कहा, एक औरत होकर तुम दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझ पाई? तुम उस राक्षस का साथ देती थी? तुम्हें तो वर्दी पहनने का भी हक नहीं है। अंजलि के आदेश पर उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने भैरव सिंह के पापों में साथ दिया था। मुंशी, जो वसूली का हिसाब रखता था, उसके पास से वह रजिस्टर भी बरामद कर लिया गया जिसमें रिश्वत का कच्चा चिट्ठा लिखा था। काल कोठरी का दरवाजा, चाबी कहां है हवालात की? अंजलि ने गरज कर पूछा। एक कांपते हुए संतरी ने चाबी का गुच्छा आगे बढ़ाया। विक्रम ने चाबी ली और अंजलि के साथ पीछे की तरफ बने लॉकअप की ओर बढ़े। वहां अंधेरा था और सीलन की बदबू आ रही थी। लोहे की सलाखों के पीछे 3-4 महिलाएं जमीन पर बैठी थीं। उनकी आंखों में उम्मीद मर चुकी थी। उनमें वह सुमन भी थी जिसे कल रात बंद किया गया था। जैसे ही विक्रम ने ताला खोला और लोहे का दरवाजा चरमराते हुए खुला, औरतें डर कर एक कोने में दुबक गईं। उन्हें लगा कि भैरव सिंह फिर किसी नई बदतमीजी के लिए आया है। अंजलि अंदर गई। अब उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि करुणा थी। डरो मत, अंजलि ने नरम आवाज में कहा। अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं तुम्हें लेने आई हूं। सुमन ने सिर उठाया। उसने लाल साड़ी वाली उस महिला को देखा। उसे पहचानते देर नहीं लगी। आप? सुमन ने अचरज से पूछा। आप तो वही है ना जो अभी थोड़ी देर पहले फरियाद लेकर आई थी? अंजलि मुस्कुराई। हां सुमन, मैं वही हूं, लेकिन मैं सिर्फ फरियाद लेकर नहीं आई थी, मैं इंसाफ लेकर आई थी। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, बहनों, ये हमारे जिले की डीएम मैडम हैं। इन्होंने उस पापी भैरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अब तुम सब आजाद हो। ये सुनते ही वहां मौजूद औरतों के सब्र का बांध टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगीं। सुमन दौड़कर आई और अंजलि के पैरों में गिर पड़ी। मैडम, आप देवी हैं, आपने हमें बचा लिया। अंजलि ने सुमन को उठाया और गले से लगा लिया। पैर मत छुओ, ये मेरा फर्ज था। मुझे माफ करना कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। जब उन महिलाओं को बाहर लाया गया और उन्हें पानी पिलाया गया, तब तक थाने के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि नई डीएम मैडम ने भेष बदलकर थानेदार को धर दबोचा है। मीडिया वाले, शहर के लोग और पीड़ित परिवार सब थाने के गेट पर जमा थे। अंजलि ने विक्रम को आदेश दिया, भैरव सिंह को बाहर निकालो और पिछले दरवाजे से नहीं, सामने के गेट से लेकर जाओ। पूरा शहर देखे कि वर्दी की आड़ में छिपने वाले भेड़ियों का क्या अंजाम होता है। विक्रम और 2 कमांडो ने भैरव सिंह को, जिसके कपड़े अब अस्त व्यस्त थे, बाल बिखरे हुए थे और हाथों में हथकड़ी थी, कॉलर पकड़कर बाहर घसीटा। जैसे ही भैरव सिंह थाने की सीढ़ियों पर आया, भीड़ में शोर मच गया। मारो साले को, फांसी दो के नारे लगने लगे। वही लोग जो कल तक भैरव सिंह की जीप देखकर रास्ता बदल लेते थे, आज उसे धिक्कार रहे थे। भैरव सिंह ने शर्म से सिर झुका लिया था। अंजलि सिंघानिया सीढ़ियों पर सबसे ऊपर खड़ी हुई। उनके हाथ में अभी भी वही लाल कांच की चूड़ियां थीं। उन्होंने माइक हाथ में लिया। भीड़ शांत हो गई। रामपुर के नागरिकों, अंजलि की आवाज गूंजी, आज यह गिरफ्तारी सिर्फ एक भ्रष्ट थानेदार की नहीं है, बल्कि उस डर की है जिसने आपको चुप करा रखा था। यह वर्दी आपकी सेवा के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं। आज के बाद अगर कोई भी अधिकारी आपसे रिश्वत मांगे या बदतमीजी करे, तो याद रखिएगा, डीएम का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। भीड़ ने तालियों और नारों से आसमान सिर पर उठा लिया। भैरव सिंह को पुलिस जीप में ठूंस दिया गया। उसे उसी जेल में ले जाया जा रहा था जहां वह बेगुनाहों को सड़ाता था। आज वह साहब नहीं, कैदी नंबर 420 बनने जा रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली लड़ाई तो अब अदालत में लड़ी जानी थी, जहां भैरव सिंह के वकील और उसका राजनीतिक रसूख उसे बचाने की कोशिश करेंगे। अंजलि ने विक्रम की ओर देखा। केस डायरी तैयार करो विक्रम। सबूत इतने पक्के होने चाहिए कि जमानत तो दूर, उसे ताउम्र सूरज की रोशनी भी नसीब न हो। जी मैडम, विक्रम ने जोश में कहा। तभी अंजलि का फोन बजा। वह मंत्रालय से फोन था। शायद राजनीतिक दबाव आना शुरू हो चुका था। अंजलि ने फोन देखा, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और फोन काट दिया। अभी तो खेल शुरू हुआ है, उन्होंने मन में सोचा। रामपुर की जिला अदालत के बाहर आज तिल रखने की भी जगह नहीं थी। मीडिया की ओबी वैन, वकीलों की भीड़ और आम जनता का हुजूम उमड़ा हुआ था। आज उस केस का फैसला आने वाला था जिसने पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। सरकार बनाम भैरव सिंह। कटघरे में खड़ा भैरव सिंह अब वह अकड़ू दारोगा नहीं लग रहा था।
3 महीने जेल की हवा ने उसका वजन और घमंड दोनों कम कर दिए थे। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखें धंसी हुई थीं, लेकिन उसके बचाव के लिए शहर का सबसे महंगा वकील एडवोकेट जे माथुर खड़ा था। माथुर को कातिलों का मसीहा कहा जाता था, क्योंकि वह कानून की पेचीदगियों का फायदा उठाकर बड़े बड़े मुजरिमों को बरी करवा चुका था। न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठे। कार्यवाही शुरू हुई। एडवोकेट माथुर ने अपनी दलील शुरू की। वह पूरे आत्मविश्वास में थे। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल भैरव सिंह को एक गहरी साजिश के तहत फंसाया गया है। यह पूरा मामला एंट्रैपमेंट का है। डीएम साहिबा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उन्होंने भेष बदलकर मेरे मुवक्किल को उकसाया। पुलिस स्टेशन में एक खूबसूरत महिला का अकेले आना और संदिग्ध बातें करना, यह सब एक नाटक था। मेरे मुवक्किल ने अगर कुछ कहा भी तो वह सिर्फ मजाक था या पूछताछ का तरीका। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, सिवाय एक स्टिंग ऑपरेशन के जो बिना वारंट के किया गया। माथुर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस केस को खारिज किया जाए और एक सम्मानित पुलिस अधिकारी की वर्दी पर लगे दाग को मिटाया जाए। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। माथुर की दलीलों में दम था। तकनीकी रूप से देखें तो स्टिंग ऑपरेशन की वैधता पर सवाल उठाए जा सकते थे। भैरव सिंह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। तभी सरकारी वकील खड़े हुए। योर ऑनर, मैं अपनी अगली गवाह को बुलाना चाहूंगा, जिला अधिकारी श्रीमती अंजलि सिंघानिया। अंजलि सिंघानिया गवाह के कटघरे में आईं। आज वह लाल साड़ी में नहीं, बल्कि अपनी गरिमामयी सफेद साड़ी और ब्लेजर में थीं। उनके चेहरे पर वही तेज था। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई। एडवोकेट माथुर ने जिरह शुरू की। वह अंजलि को गुस्सा दिलाने और उनके बयानों में विरोधाभास ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मिस अंजलि, माथुर ने तीखे स्वर में पूछा, क्या यह सच नहीं है कि आपने यह सब सिर्फ अपनी मीडिया इमेज चमकाने के लिए किया? क्या एक डीएम का काम भेष बदलकर नाटक करना है? क्या आपने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया? अंजलि ने माथुर की आंखों में सीधे देखा और शांत स्वर में जवाब दिया, मिस्टर माथुर, एक डीएम का काम सिर्फ फाइलों पर साइन करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि समाज का आखिरी व्यक्ति भी सुरक्षित महसूस करे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कानून के रक्षक को हर वो तरीका अपनाना पड़ता है जो सत्य को सामने लाए। माथुर ने व्यंग्य किया, लेकिन सबूत कहां है? सिर्फ बातों से कोर्ट नहीं चलता। आपने कहा उन्होंने बदतमीजी की। वो कहते हैं उन्होंने पूछताछ की। यह तो उसकी बात बनाम आपकी बात का मामला है। अंजलि ने जज की तरफ देखा। योर ऑनर, एडवोकेट माथुर सही कह रहे हैं। सबूत होना चाहिए और सबूत है। अंजलि ने कोर्ट क्लर्क को एक सीलबंद लिफाफा दिया। योर ऑनर, जिस दिन मैं थाने गई थी, मैंने अपनी साड़ी में एक बटन कैमरा लगाया था। यह फुटेज न सिर्फ वीडियो है, बल्कि इसमें हाई क्वालिटी ऑडियो भी है। यह साबित करेगा कि वह पूछताछ नहीं, बल्कि सौदा कर रहा था। जज की अनुमति से कोर्ट रूम में लगी बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलाया गया। पूरा कोर्ट सांस रोककर देखने लगा। स्क्रीन पर भैरव सिंह का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज गूंजी, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तुम इतनी खूबसूरत हो। आज की रात यहीं थाने में रुक जाओ, समझौता कर लो। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे वह अंजलि के करीब आ रहा था, कैसे उसने अंजलि का हाथ पकड़ने की कोशिश की और कैसे उसने धमकी दी कि जाना मेरी मर्जी से होता है। वीडियो खत्म होते ही कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस था। भैरव सिंह ने अपना सिर पकड़ लिया। एडवोकेट माथुर के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वह वीडियो किसी भी तकनीकी खामी से परे था। वह उस जानवर की असलियत का नंगा सच था। अंजलि ने अपनी बात जारी रखी। योर ऑनर, यह वीडियो सिर्फ मेरे साथ हुई घटना का नहीं है। यह उन सैकड़ों औरतों की आवाज है जिनकी फाइलें इस आदमी ने बंद कर दी। अगर एक डीएम के साथ यह सुलूक हो सकता है तो सोचिए एक गरीब मजदूर की बेटी के साथ यह क्या करता होगा। लंच ब्रेक के बाद जज साहब फैसला सुनाने के लिए वापस आए। उनका चेहरा सख्त था। तमाम सबूतों, गवाहों और विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को देखने के बाद यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आरोपी भैरव सिंह ने अपनी वर्दी और पद का घृणित दुरुपयोग किया है। रक्षक के रूप में वह समाज के लिए खतरा बन चुका था। जज ने अपना चश्मा ठीक किया और फैसला पढ़ा। आरोपी भैरव सिंह को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, भ्रष्टाचार, यौन उत्पीड़न, पद का दुरुपयोग और आपराधिक धमकी के तहत दोषी करार दिया जाता है।
अदालत उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाती है। इसके अलावा उसकी सारी संपत्ति कुर्क करके उन पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास में इस्तेमाल की जाएगी जिनका उसने शोषण किया। फैसला सुनते ही भैरव सिंह अदालत में ही फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं मर जाऊंगा, वह चिल्लाया, लेकिन पुलिस वाले उसे घसीटते हुए ले गए। इस बार उसे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला था। उसे अब अपनी बाकी जिंदगी उसी काल कोठरी में बितानी थी। कोर्ट के बाहर आते ही मीडिया ने अंजलि को घेर लिया। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। मैडम, आप इस जीत पर क्या कहना चाहेंगी? एक पत्रकार ने पूछा। अंजलि ने भीड़ में खड़ी उन महिलाओं की तरफ देखा जो आज उनके समर्थन में आई थीं। सुमन, रजिया और कई अन्य। उनके चेहरों पर आज डर नहीं, सुकून था। अंजलि ने माइक पर कहा, यह मेरी जीत नहीं है, यह इस देश की हर उस महिला की जीत है जिसने आज डरना छोड़ दिया है। यह एक संदेश है हर उस अधिकारी के लिए जो सोचता है कि वर्दी उसे भगवान बना देती है। याद रखिए, कानून अंधा हो सकता है लेकिन गूंगा और बहरा नहीं। अगर आप गलत करेंगे तो कोई ना कोई अंजलि किसी न किसी रूप में जरूर आएगी। रामपुर बदल गया था। बड़ा थाना अब खौफ का नहीं, मदद का घर बन चुका था। वहां एक नई महिला इंस्पेक्टर इंचार्ज बनकर आई थी। थाने के बाहर एक बोर्ड लगा था, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। इंस्पेक्टर विक्रम को उनकी बहादुरी और ईमानदारी के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। और डीएम अंजलि सिंघानिया, वह अपने अगले मिशन पर लग गई थी, फाइलों के ढेर के पीछे, लेकिन अपनी पैनी नजर के साथ। लोग कहते थे कि जब तक अंजलि मैडम की गाड़ी शहर में है तब तक रात के अंधेरे में भी कोई बेटी बेखौफ घूम सकती है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जब सच्चाई निडर होकर खड़ी होती है तो घमंड का किला ढा ही जाता है। दोस्तों, मेरा तो मानना है कि कोई भी हो, चाहे दरोगा हो, चपरासी हो या डीएम ही क्यों ना हो, कानून के समक्ष हर कोई समान है। जो भी अपने पद का दुरुपयोग करता है, अंततः उसे कानून के समक्ष झुकना ही पड़ता है। देश के हर एक अधिकारी को अपने पद का सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम चाहते हैं कि देश का हर एक नागरिक जागरूक बने और गलत के खिलाफ आवाज उठा सके। यह एक कहानी है, कृपया इसे कहानी की दृष्टि से ही देखें।